एवरीवन वेलकम बैक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास का पार्ट टेंथ क्लास चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी पार्ट 3 मृदा संसाधन। मिट्टी जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है और यह रिसोर्सेज होती है जो कि यह पौधे के विकास के लिए एक माध्यम भी रहती है, जो कि एक जो ट्री होता है ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। और साथ में यह बहुत सारे जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें जो कि मिट्टी में रहती हैं उनको भी सपोर्ट करती है। इसके साथ में कुछ गहरी सेंटीमीटर मृदा बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो मिट्टी कहीं ना कहीं मिट्टी को बनाने में सालों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा की बनने की प्रक्रिया में जो की रॉक्स होती हैं, जो कि जो क्लाइमेट होता है, जो वेजिटेशन होता है और जो अन्य प्रकार के जैव पदार्थ होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर का वेरिएशन, उसके साथ में जल की क्रियाएँ, पवन मतलब हवाएँ, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि जल मृदा की प्रक्रिया में बहुत योगदान देती हैं। अगर हम देखें तो मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मतलब ह्यूमस मतलब जैविक मतलब बायोटिक, और अबायोटिक दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में, अगर सॉइल बनने की प्रक्रिया में हम देखें, प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व जो होते हैं उसकी रंग होता है, उसकी गहराई होता है, उसकी आयु होता है, केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं, फिजिकल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। भारत में निम्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला रहता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो कि रहती है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में पाई जाती है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस नदियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंटली इन सॉइल्स को साथ में लेके आती हैं। और यह इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं तब मृदाओं के कणों का आकार बढ़ता है। अब हम देखें इसके अलावा क्या रहता है कि जो सॉइल्स हैं वो सॉइल को हम लोग देखते हैं कितने प्रकार से बांटा गया है। ये पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल का एरिया है। एलुवियल के साथ साथ में ये पूरा का पूरा लाल मिट्टी का एरिया है, लाल और पीला हल्का हल्का। उसके बाद काली मिट्टी का ये सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया है जो मध्य प्रदेश के अंडर में आता है, ये काली मिट्टी का एरिया है। उसके बाद लेटराइट सॉइल होती है, लेटराइट भी कॉर्नर्स वाले एरिया में आपको लेटराइट मिलेगी। साथ में शुष्क सॉइल मतलब राजस्थान वाले एरिया के आसपास वहाँ पर शुष्क सॉइल पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से हमारे देश की जो सॉइल है वो पूरी की पूरी बटी हुई है। अब हम लोग आगे जाते हैं। जो एलुवियल सॉइल होती है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है भांगर, जिसको ओल्ड एलुवियल सॉइल या फिर पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और दूसरी कहा जाता है खादर, जिसको नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो भांगर होती है उसमें जो कंकड़ होते हैं खादर की कंपैरिजन में थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और जो खादर होती है उसमें जो कंकड़ होते हैं वो थोड़े से महीन होते हैं। और यह इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना होता है, जो कि गन्ना, चावल और गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी जिसको कहा जाता है रेगुर सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, इसलिए कभी कभी इसको कॉटन कपास भी बोला जाता है, या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जो जनक सेल्स हैं उनमें जो परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन के कारण डेक्कन पठार क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी भागों में यह पाई जाती है। मतलब इसको लावा से बना हुआ पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है, और दक्षिण दिशा में गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, महाराष्ट्र और इस एरिया में ये पाई जाती है। लगभग अगर हम बोले तो सेंट्रल हाईलैंड्स के एरिया में लगभग ये पाई जाती है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों की होती है, बहुत ही फाइन सेल्स होते हैं इसमें, और यह भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसकी क्षमता जो होती है नमी को धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास होता है, और इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो काली मिट्टी होती है वो गर्मियों में फटने लगती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है, जिसमें हवा मिल जाती है। हवा मिलने से क्या होता है, पर ये चिपचिपी हो जाती हैं, और इन गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती हैं। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स लाल और पीली मिट्टी। लाल जो कि दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में रबेदार इग्निशियस चट्टानों मतलब अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में होती है, जैसे कि उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा,
के दक्षिणी छोर तक और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग इसमें इग्निशियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, उनमें लोहे की प्रेजेंस के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। अब हम लोग देखते हैं लेटराइट। लेटराइट जो कि आया है ग्रीक वर्ड लेटर से, जिसका मतलब होता है ईंट। लेटराइट मृदा निर्माण उष्ण कटिबंधीय एरिया में होता है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र और आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षों से अत्यधिक लीचिंग मतलब नीचे का परिणाम है। मतलब बहुत समय से भारी बरसात हो रही है, वर्षा के कारण इसमें लीचिंग के कारण ये परिणाम है। लेटराइट मृदा में जो मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। पीएच जो इसकी वैल्यू होती है, अगर पीएच वैल्यू 7 होती है तो न्यूट्रल हो जाता है, 7 से ऊपर होती है तो बेस हो जाता है, फिर एसिड रहती है। तो ये एसिड में रहती है क्योंकि 6 से लो है। इसमें ज़्यादा है, सॉरी। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वर्ण होते हैं। वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में होता है, पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क के कारण इसमें क्या होता है, पर्यावरण में इसका ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना ज़्यादा होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इत्यादि में चाय कॉफ़ी की खेती की जाती है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं, जिसमें काजू की फसल भी की जाती है। तो आफ्टर ऑल हम लोग देखें कि ये जो सॉइल है, इस सॉइल में भी कहीं ना कहीं हम लोग उचित तकनीक का, उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसमें भी खेती कर सकते हैं। अब आती है डेजर्ट सॉइल। भाई डेजर्ट सॉइल जो होती है, जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है, रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी का रंग जो होता है, रंग लाल और भूरा होता है। इसमें आमतौर पर रेतीले और लवड़ियाँ होती हैं। ये कुछ क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों में जल बाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल बाष्पन दर अधिक होती है, सूखा होती है, पानी ज़्यादा होता नहीं है, धूप ज़्यादा पड़ती है तो पानी क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। तो मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम दिखने लगता है, ठीक है, कैल्शियम हो जाता है की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह में पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंत स्पंदन मतलब इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम राजस्थान में होता है। एक प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करके इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम खेती कर सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल आमतौर पर यह पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आते हैं। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदाओं का बहुत अपर्दन है और ये एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। इनमें एसिडिक नहीं होता है और ह्यूमस भी नहीं होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी, सोपन और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। ये मृदाएं क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं। अब हम देखते हैं कि सॉइल एरोजन क्या होता है और उसको कम कैसे करते हैं। सॉइल एरोजन का मतलब होता है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है, सॉइल एरोजन कहा जाता है, कटिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। दोनों जब जैसे सॉइल बनती चली जाती है, वैसे ही वो पूरी की पूरी इरोडेड भी होती चली जाती है, इरोजन भी होता चला जाता है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण मतलब फॉरेस्ट को काटना, पशुओं को ज़्यादा चढ़ाना, खनन करना, निर्माण करना इत्यादि से क्या होता है, संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, जल मृदा अपर्दन, बहता जल, मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी बहिकाएँ अब नलिकाएँ सी बन जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, पानी क्या करता है, इस मिट्टी को काटते हुए चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बैडलैंड्स। इसको क्या बोलते हैं, अवनलिकाएँ, ठीक है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, इसको जोत नहीं सकते आप। जो भूमि को जोत नहीं सकते उसको बैडलैंड्स कहते हैं। चंबल बेसिन में यह रिवरीन भूमि कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसी प्रकार के गड्ढे से हो जाते हैं, जो कि मुख्यतः चंबल के एरिया में पाई जाती है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन या सीट इरोजन भी कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन
अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से मृदा अपर्दन होती है। कृषि के गलत तरीक़ों से भी, जैसे कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर दो, आप ज़्यादा आपने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, उत्पादन के लिए आप किसी भी प्रकार की चीज़ों का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं मृदा क्या होगी, अपर्दन होगा। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। जैसे कि हम अगर दिखेंगे, हम जो ऊंचाई वाले एरिया रहते हैं, ऊंचाई वाले एरिया पे हम कंटीन्यू प्लगिंग कर देते हैं, मतलब उनको खोदते चले जाते हैं और रोज सी क्रिएट कर देते हैं। जब रोज सी आप बना देंगे तो वो रो बनने से क्या होगा, पानी का जो बहने का जो गति होगी वो फ्लो जो कम हो जाएगा। कम होने से क्या होता है कि मृदा का अपर्दन कम होता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपन तथा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। हिमालय एरिया में ऐसा होता भी है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। घास लगने से क्या होता है, पवन द्वारा जनित बलों को कमज़ोर करती है। मतलब जो पानी रहता है, पानी को क्या करती है, स्लो कर देती है क्या, ग्रास। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे होती भी है और हम उसको पार्ट्स में बांट देते हैं। और पार्ट्स में बांटने को इस तरीके को पट्टी कृषि या स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर शेल्टर बेल्ट मैकला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इस रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीले के स्थानीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग मृदा क्या होता है, मृदा कितने प्रकार की होती है और मृदा मुख्यतः किस प्रकार से बचाई जा सकती है, कि जैसे कि हम शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं, स्ट्रिप्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, कंटीन्यूअर प्लगिंग कर सकते हैं। भारत के पर्यावरण की दशा। सूखो माजरी गांव झाबुआ जिले ने कर दिखाया कि भूमि निजीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सूखा माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13% हेक्टेयर था, जो 92 में 12,072 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जागरण से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सूखो माजरी में 1979 से 84 के बीच परिवारों की औसत आमदनी 10,000 थी, फिर 15,000 रुपये हो गई। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इस प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसले लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे और भी जो देश के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं कि जिससे भूमि का अपर्दन को रोका जा सके। और इस प्रकार हमारा ये जो पहला चैप्टर है वह समाप्त हो गया है और अब आप इसको अपने से पढ़ें। थैंक यू सो मच। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद आपको जो भी डाउट्स आएँ आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू।